हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज मैं प्राइड और प्रेजुडिस बुक के चैप्टर 7 की लाइन बाय लाइन हिंदी ट्रांसलेशन करने का ट्राई करूँगी। मैं ट्राई करूँगी कि जिस हिंदी में हम बातचीत करते हैं उसी हिंदी में कुछ इंग्लिश के वर्ड्स के साथ ही मैं ट्रांसलेट करके आपको बता सकूँ। तो आइए चालू करते हैं। Mr. Bennett's property consisted almost entirely in an estate of 2,000 a year, which unfortunately for his daughters was entailed in default of heirs male on a distant relation, and their mother's fortune, though ample for her situation in life, could but ill supply the deficiency of his. Mr. Bennett की जो प्रॉपर्टी थी वो 2,000 पाउंड्स a year की थी और उतनी डॉटर्स के लिए अच्छी नहीं थी, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में मतलब अगर कोई विल क्रिएट नहीं की है मिस्टर बेनेट ने तो वो मेल एयर्स को जाएगी, जो कि बहुत दूर के रिश्तेदार थे। पहले उस टाइम पे फीमेल्स को पास ऑन नहीं होती थी प्रॉपर्टी अगर एक कॉन्ट्रैक्ट अलग से नहीं बना हुआ है तो, और शायद मिस्टर बेनेट ने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया नहीं था। और जो मिसेस बेनेट थी उनके पास जितने पैसे थे वो काफ़ी थे अभी की सिचुएशन के लिए, लेकिन फ्यूचर के लिए उनके डॉटर्स के लिए एफिशिएंट नहीं थे। Her father had been an attorney in Meryton and had left her 4,000 pounds. जो मिसेस बेनेट के फादर थे वो अटॉर्नी थे मेरिटन में और उनके लिए 4,000 pounds छोड़ के गए थे at the time of his death. She had a sister married to a Mr. Phillips who had been a clerk to their father and succeeded him in the business, and a brother settled in London in a respectable line of trade. जो मिसेस बेनेट थी उनकी एक सिस्टर थी जो मिस्टर फिलिप्स से जिन्होंने शादी की है। जो मिस्टर फिलिप्स थे वो मिसेस बेनेट के फादर के क्लर्क रहे थे और वही मिसेस बेनेट के फादर का जो बिजनेस है वो अभी चला रहे हैं। और मिसेस बेनेट के एक भाई भी हैं जो लंदन में अभी ट्रेड करते हैं। तो जो मिसेस बेनेट है उनके एक भाई है और एक बहन है। जो बहन है वो मिस्टर फिलिप्स से शादी करी हुई है उन्होंने। मिस्टर फिलिप्स जो थे वो क्लर्क थे मिसेस बेनेट के फादर के, और मिसेस बेनेट के फादर का जो बिजनेस है वो भी मिस्टर फिलिप्स ही संभालते हैं। और मिसेस बेनेट के एक भाई हैं जो लंदन में एक ट्रेड करते हैं। द विलेज ऑफ लॉन्गबॉर्न was only 1 mile from Meryton, a most convenient distance for the young ladies who were usually tempted thither 3 or 4 times a week to pay their duty to their aunt and to a milliner's shop just over the way. तो जो लॉन्गबॉर्न है जहाँ पर मिस्टर और मिसेस बेनेट रहते हैं अपनी डॉटर्स के साथ, उसके बस 1 माइल की दूरी पर मेरिटन है जहाँ पर मिसेस बेनेट के फादर भी रहते थे और जहाँ अब मिस्टर और मिसेस फिलिप्स रहते हैं। और वो एक बहुत ही कन्वीनियंट डिस्टेंस है, मतलब बहुत पास है, ज़्यादा दूर नहीं है। बहुत ईजिली जो लेडीज़ हैं, मतलब जो डॉटर्स हैं मिसेस बेनेट की, वो उधर जा सकती हैं और जाती भी थी। 3 से 4 बार एक वीक में चली जाती थी। और एक मिलिनर्स की शॉप भी रास्ते में आती थी जहाँ वो रुका करती थी। The 2 youngest of the family, Catherine and Lydia, were particularly frequent in these attentions. Their minds were more vacant than their sisters, and when nothing better offered, a walk to Meryton was necessary to amuse their morning hours and furnish conversation for the evening. And however bare of news the country in general might be, they always contrived to learn some from their aunt. तो जो कैथरीन और लिडिया थी वो सबसे छोटी बहनें थीं और वो सबसे ज़्यादा मेरिटन जाना पसंद करती थी, क्योंकि उनके पास ज़्यादा फ्री टाइम होता था। उनके जो दिमाग थे वो ज़्यादा इंडल्ज नहीं होते थे किसी और काम से उनके सिस्टर्स के मुकाबले। तो जब कुछ खास नहीं होता था करने को तो वो वॉक पे चले जाया करते थे मेरिटन पे, ताकि उनको इवनिंग के लिए गॉसिप मिल जाए। और चाहे कितनी भी कम न्यूज़ हो कंट्री में, लेकिन कुछ ना कुछ न्यूज़ उनकी आंट उन्हें दे ही देती थी। At present, indeed, they were well supplied both with news and happiness by the recent arrival of a militia regiment in the neighborhood. It was to remain the whole winter, and Meryton was the headquarters. और अभी recently उनको एक न्यूज़ मिली थी कि एक मिलिशिया रेजिमेंट नेबरहुड में आया है, मतलब एक आर्मी यूनिट, और वो पूरी विंटर उधर ही रहने वाला है और मेरिटन उसका हेडक्वार्टर्स है। Their visits to Mrs. Phillips were now productive of the most interesting intelligence. अब जो मिसेस बेनेट की डॉटर्स थी उनकी जो विजिट्स थी अपनी आंट के घर पे, यानी मिसेस फिलिप्स के घर पे, वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव और इंटरेस्टिंग होने लगी।
Every day added something to their knowledge of the officers' names and connections. हर दिन कुछ ना कुछ नया उन्हें ऑफिसर्स के बारे में पता चला, कभी उनका नाम तो कभी उनके connections. Their lodgings were not long a secret, and at length they began to know the officers themselves. वो ऑफिसर्स कहाँ रहते थे ये भी अब एक सीक्रेट नहीं था, और आगे जाकर उन्हें ये भी पता चलने लगा कि ऑफिस खुद कैसे थे और कैसे दिखते थे. Mr. Phillips visited them all, and this opened to his nieces a store of felicity unknown before. Mr. Phillips यानी मिसेस बेनेट की डॉटर्स के अंकल इन ऑफिसर्स को मिलने जाया करते थे, और इस वजह से जो उनकी नीसेस थी यानी मिसेस बेनेट की डॉटर्स, उनके लिए बेहद ही खुशी का एक दरवाज़ा खुल गया था जो उन्हें पहले पता नहीं था कि उनके मन में है. They could talk of nothing but officers, and Mr. Bingley's large fortune, the mention of which gave animation to their mother, was worthless in their eyes when opposed to the regimentals of an ensign. वो ऑफिसर्स के अलावा किसी और की बात कर ही नहीं पाती थी, और मिस्टर बिंगली जिनका बहुत ज़्यादा लार्ज फॉर्च्यून, उनकी मदर की आंखों में जो बहुत ज़्यादा बड़ा था और अच्छा था, उनके लिए वर्थलेस था. As opposed to the regimentals of an ensign, मतलब यूनिफॉर्म ऑफ अ मिलिट्री पर्सन. ensign is a rank. ensign एक मिलिट्री पर्सन की रैंक होती है. तो जो मिसेस बेनेट की डॉटर्स थी उनके लिए मिस्टर बिंगली का लार्ज फॉर्च्यून कुछ भी नहीं था एक ऑफिसर के यूनिफॉर्म के सामने. रेजिमेंटल्स आर यूनिफॉर्म. After listening one morning to their effusions on the subject, Mr. Bennet coolly observed, "From all that I can collect by your manner of talking, you must be two of the silliest girls in the country. I have suspected it some time, but I am now convinced." एक मॉर्निंग मिस्टर बेनेट अपनी डॉटर्स को बात करते हुए सुनते हैं ऑफिसर्स के बारे में, और कहते हैं कि जितना भी मैं कलेक्ट कर पा रहा हूँ, जितना भी मैं समझ पा रहा हूँ तुम्हारी बातों से, मुझे लगता है कि तुम कंट्री की सबसे ज़्यादा सिली गर्ल्स हो. मुझे ऐसा लगा था, सस्पेक्ट किया था मैंने ऐसा कुछ समय से, लेकिन आज मैं कन्विंस हो गया हूँ. कैथरीन वॉज डिसकंसर्टेड एंड मेड नो आंसर, but Lydia with perfect indifference continued to express her admiration of Captain Carter and her hope of seeing him in the course of the day as he was going the next morning to London. कैथरीन थी वो थोड़ा सा एम्बैरेस्ड हो गई, थोड़ा कंफ्यूज हो गई कि उसके फादर उससे ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, और उसने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया. लेकिन जो लिडिया थी वो उस पर कोई भी असर नहीं पड़ा, विथ परफेक्ट इंडिफरेंस, और वो कंटिन्यू करती रही अपनी एडमिरेशन को एक्सप्रेस करने में. शी कंटिन्यू टू एक्सप्रेस हर एडमिरेशन कैप्टन कार्टर के लिए. वो एक ऑफिसर थे और उसने अपनी होप जाहिर करी कि वो दिन में उनसे मिल ले, क्योंकि अगले दिन वो लंदन जा रहे थे. "I am astonished, my dear," said Mrs. Bennet, "that you should be so ready to think your own children silly. If I wish to think slightingly of anybody's children, it should not be of my own, however." मिसेस बेनेट इस बात पर कहती है कि मैं बहुत हैरान हूँ कि आप अपने ही बच्चों को सिली बोलने के लिए इतने रेडी होंगे, क्योंकि अगर मैं दूसरे बच्चों को अगर बुरा बोलना चाहूँ भी तो वो मेरे खुद के तो नहीं होंगे. "If my children are silly, I must hope to be always sensible of it." मिस्टर बेनेट रिप्लाई करते हैं कि अगर मेरे बच्चे सिली हैं तो मुझे उस बात की सेंस होनी चाहिए. "Yes, but as it happens, they are all of them very clever." मिसेस बेनेट अपने बच्चों को डिफेंड करती है और कहती है कि वो सारे ही बहुत क्लेवर हैं, काफ़ी तेज़ हैं. "This is the only point, I flatter myself, on which we do not agree. I had hoped that our sentiments coincided in every particular, but I must so far differ from you as to think our two youngest daughters uncommonly foolish." मिस्टर बेनेट इस बात पर बोलते हैं कि एक ही पॉइंट है जिस पर हम अग्री नहीं कर रहे हैं. मैं बहुत चाहता था कि हमारे सेंटिमेंट्स कोइंसाइड करें, हमारे सेंटिमेंट्स एक जैसे हों हर एक चीज़ में, इन एवरी पर्टिकुलर, बट आई मस्ट सो फार डिफर फ्रॉम यू. लेकिन मैं तुमसे इस बात पर तो डिफर ही करूँगा कि क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी जो यंगेस्ट डॉटर्स हैं वो काफ़ी फुलिश हैं. "My dear Mr. Bennet, you must not expect such girls to have the sense of their father and mother. When they get to our age, I dare say they will not think about officers any more than we do. I remember the time
when I liked a red coat myself very well. And indeed, so I do still at my heart. And if a smart young colonel with 5 or 6,000 a year should want one of my girls, I shall not say nay to him. And I thought Colonel Foster looked very becoming the other night at Sir William's in his regimentals. इस बात पर मिसेस बेनेट रिप्लाई करती हैं कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इतनी छोटी लड़कियों से कि उनके पास अपने मामा पापा जितना सेंस हो। वो अभी छोटी हैं और वो जब अपनी एज जितनी हो जाएंगी, जब वे बड़ी हो जाएंगी, तो वो भी ऑफिसर्स के बारे में उतना ही सोचेंगी जितना हम सोचते हैं। और मैं ये टाइम भी याद कर सकती हूँ जब मैं छोटी थी और मुझे भी एक रेड कोट बहुत पसंद था। तो जो यूनिफॉर्म की जो है ऑफिसर्स की, वो रेड कलर की है, उनके उसका रेड कोट है, इससे हमें ये पता चलता है। और फिर मिसेस बेनेट बोलती है, एंड इंडीड सो आई डू स्टिल एट माई हार्ट। और वो कहती है कि अभी भी शायद कहीं ना कहीं मुझे रेड कोट पसंद है, मुझे ऑफिसर्स पसंद है। और अगर एक स्मार्ट यंग कॉलोनल जिसके पास 5 or 6,000 पाउंड ईयर अगर हो और वो मेरी किसी भी लड़की से शादी करना चाहे तो मैं उसे मना नहीं करूँगी। और मुझे लगता है कि कॉलोनल फॉस्टर काफ़ी अच्छे भी लग रहे थे सर विलियम्स के घर पे अपने यूनिफॉर्म में। Mama, cried Lydia, my aunt says that Colonel Foster and Captain Carter do not go so often to Miss Watson's as they did when they first came. She sees them now very often standing in Clark's library. लिडिया बोलती है कि मम्मी, मेरी आंट ने मुझे बताया, यानी मिसेस फिलिप ने मुझे बताया कि जो कॉलोनल फॉस्टर और कॉलोनल कैप्टन कार्टर हैं वो अब मिस वॉटसन के पास इतना नहीं जाते जितना वे पहले जाया करते थे, और आजकल क्लार्क की लाइब्रेरी में ज़्यादा दिखाई देते हैं। Mrs. Bennet was prevented replying by the entrance of the footman with a note for Miss Bennet. It came from Netherfield, and the servant waited for an answer. Mrs. Bennet रिप्लाई देने से रुक जाती हैं। वो रिप्लाई देने ही वाली होती हैं लेकिन वे दे नहीं पाती क्योंकि फुटमैन उधर आ जाता है एक नोट लेकर मिस बेनेट के लिए। यहाँ पे जो मिस बेनेट मतलब 5 डॉटर्स में जिनकी बात हो रही है वो है जेन। इट केम फ्रॉम नेदरफील्ड। नेदरफील्ड वो जगह है जहाँ पर मिस्टर बिंगली रहते हैं, और जो फुटमैन था वो एक आंसर के लिए वेट करता है। तो पहले लेटर्स ऐसे ही एक्सचेंज होते थे फुटमैन के थ्रू। मिसेस बेनेट्स आईज sparkled with pleasure and she was eagerly calling out while her daughter read, "Well, Jane, who is it from? What is it about? What does he say? Well, Jane, make haste and tell us. Make haste, my love." तो मिसेस बेनेट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके बहुत खुशी से बोल रही होती हैं जब उनकी डॉटर रीड कर रही होती है, मतलब जेन रीड कर रही होती है उस नोट को कि ये नोट किसने लिखा है, किस बारे में है, क्या कहता है, जल्दी बताओ जेन, जल्दी बताओ। तो वो इसलिए ज़्यादा इतनी खुश होती है क्योंकि मिस्टर बिंगली के पास बहुत ज़्यादा लार्ज एस्टेट है, उनका जो फॉर्चून है वो बहुत ज़्यादा है, और वो चाहती है कि जेन से मिस्टर बिंगली की शादी हो जाए। उनके दिमाग में बस यही चीज़ है। "It is from Miss Bingley," said Jane and then read it out loud. जेन बताती है कि वो मिस बिंगली से है। मिस बिंगली मिस्टर बिंगली की सिस्टर है। "My dear friend, if you are not so compassionate as to dine today with Louisa and me, we shall be in danger of hating each other for the rest of our lives. For a whole day's tete-a-tete between two women can never end without a quarrel. Come as soon as you can on receipt of this. My brother and the gentlemen are to dine with the officers. Yours ever, Caroline Bingley." तो ये जो नोट होता है वो मिस बिंगली, कैरोलिन बिंगली जो मिस्टर बिंगली की सिस्टर है, उन्होंने लिखा होता है, और वो जेन को इनवाइट करती हैं एक डिनर पे अपनी सिस्टर लुइसा के साथ, और वो ऑफिसर्स के साथ भी डाइन करने वाले होते हैं। वो कहती हैं कि अगर तुम इतनी कंपैशनेट नहीं होगी कि हमारे साथ आओ और डाइन करो तो मैं और लुइसा एक दूसरे को अपनी बाकी बची हुई ज़िंदगी के लिए हेट करेंगे, क्योंकि जब भी टेट आ टेट मतलब हेड टू हेड या फिर एक प्राइवेट कॉन्वर्जेशन किसी भी दो लड़कियों के बीच में, विमेन के बीच में होती हैं, तो वो एक क्वारल के बिना ख़त्म हो ही नहीं सकती। तो इसलिए तुम इस नोट के अपने पास पहुंचते ही आ जाओ और हम डिनर करेंगे ऑफिसर्स के साथ, मेरे ब्रदर के साथ भी और ऑफिसर्स के साथ भी। "With the officers," cried Lydia. "I wonder my aunt did not tell us of that."
लिनिया बहुत सरप्राइज होती है कि वो ऑफिसर्स के साथ डिनर करने वाले हैं। उसको पहली बार एक ऐसी न्यूज़ पता चलती है जो उसकी आंट को नहीं पता थी, मिसेस फिलिप्स को नहीं पता थी, और उसे कहीं और से पता चली कि मेरी आंट ने तो मुझे नहीं बताया। डाइनिंग आउट, सेड मिसेस बेनेट, दैट इज़ वेरी अनलकी। मिसेस बेनेट को बहुत दुख होता है। वो कहती है कि अगर सिर्फ डिनर पे जाएगी तो बहुत कम समय उधर रुकेगी, कम समय रुकेगी, तो मिस्टर बिंगली को जेन पसंद कैसे आएगी। वो चाहती थी कि जेन ज़्यादा से ज़्यादा समय उधर बिताए। कैन आई हैव द कैरियज, सेड जेन। जेन पूछती है कि क्या वो कैरियज में जा सकती है। कैरियज हॉर्सेस के द्वारा खींचे गए हुए वाहन होते हैं। No, my dear, you had better go on horseback because it seems likely to rain and then you must stay all night. अब यहाँ पर मिसेस बेनेट बहुत अच्छा प्लान बनाती हैं। वो कहती है कि नहीं, तुम कैरेज मत लेके जाओ, तुम हॉर्स बैक पर जाओ, मतलब सिर्फ हॉर्स के ऊपर जाओ, क्योंकि आज ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी, और अगर बारिश होगी तो तुम्हें पूरी रात उधर रुकना पड़ेगा। और वो तो चाहती ही थी कि ज़्यादा टाइम जेन स्पेंड करे मिस्टर बिंगली के साथ, ताकि उन दोनों में अच्छा मेल मिलाप हो जाए। That would be a good scheme, said Elizabeth, if you were sure that they would not offer to send her home. Elizabeth point out करती है अपनी मदर को कि ये बहुत अच्छी स्कीम होती अगर आप श्योर होती कि जेन को वापस भेजने के लिए वो कैरेज खुद ऑफर ना कर दे, क्योंकि वो हॉर्स बैक पर जा तो सकती है, वापस आने के लिए कैरेज बिंगली दे सकते हैं, उनके पास तो वैसे भी बहुत ज़्यादा फॉर्च्यून है ही, तो उन्हें क्या ही प्रॉब्लम होगी। Oh, but the gentlemen will have Mr. Bingley's chaise to go to Meryton and the hearse have no horses to theirs. मिसेस बेनेट आर्ग्यूमेंट करती है कि मिस्टर बिंगली के पास जो चेज है, मतलब जो कैरियज है, वो तो जेंटलमैन यानी ऑफिसर्स मेरिटन जाने के लिए यूज़ करेंगे, और जो हर्स हैं मिसेस लुइजा बिंगली, जो मिस्टर बिंगली की सिस्टर हैं, उनके जो हस्बैंड हैं जिनसे उनकी शादी हुई है वो हर्स हैं, मिस्टर हर्स्ट हैं वो, तो उनकी फैमिली के पास हॉर्सेस है नहीं, एंड द हर्स्ट हैव नो हॉर्सेस टू देयर्स, इसलिए कैरियज भी ऑफर नहीं किया जाएगा जेन को वापस आते हो। ये पॉइंट मिसेस बेनेट क्लियर करती है सबको। आई हैड मच रादर गो इन द कोच, लेकिन जेन बोलती है कि मुझे तो कोच में ही जाना है। बट माई डियर, योर फादर कैन नॉट स्पेयर द हॉर्सेज, आई एम श्योर दे आर वांटेड एट द फार्म, मिस्टर बेनेट, आर दे नॉट। तो मिसेस बेनेट ऐसे बोलती है कि नहीं, तुम्हारे पापा को हॉर्सेस चाहिए होंगे फार्म के लिए, आई एम श्योर, है ना मिस्टर बेनेट, ऐसा है ना। दे आर वॉन्टेड एट द फार्म मच ऑफनर देन आई कैन गेट देम। मिस्टर बेनेट बोलते हैं कि जो हॉर्सेस हैं वो फार्म में हमेशा चाहिए होते हैं, और मुझे कभी उतनी बार नहीं मिलते जितने चाहिए होते हैं। बट इफ़ यू हैव गॉट देम टुडे, सेड एलिजाबेथ, माई मदर्स पर्पस विल बी आंसर्ड। और एलिजाबेथ बोलती है लेकिन अगर आपको आज चाहिए तो मेरी मदर का जो पर्पस है, मतलब मिसेस बेनेट का जो पर्पस है, वो पूरा हो जाएगा। तो आप कह दीजिए कि आपको आज चाहिए फार्म पे हॉर्सेस। She did at last extort from her father an acknowledgement that the horses were engaged. एलिजाबेथ फाइनली सक्सेसफुल हो जाती है अपने फादर से एक एक्नॉलेजमेंट बुलवाने में, उनकी हामी भराने में कि हाँ हॉर्सेस उनको चाहिए फार्म पे और वो एंगेज्ड है, तो जेन नहीं लेके जा सकती है। Jane was therefore obliged to go on horseback, and her mother attended her to the door with many cheerful prognostics of a bad day. तो जेन को जाना पड़ा हॉर्स बैक पर, एक हॉर्स के पास एक हॉर्स राइड करके ही, और उनकी जो मदर थी मिसेस बेनेट, वो डोर तक ले गई गुड बाय करने के लिए, with many cheerful prognostics of a bad day. Prognostics मतलब omens, bad omens. तो वो डोर तक जब गई तो बहुत ज़्यादा खुश हो के गई, और उनको साइंस दिख रहे थे कि एक बुरा दिन है, कि आज रेन होने वाली है, और वो बहुत खुश थी इस बात के लिए, क्योंकि वो तो चाहती थी ना कि जेन है वो उधर ही रुके, बारिश हो जाए। Her hopes were answered. Jane had not been gone long before it rained hard. उनके जो होप्स थे वो पूरे हो गए, जेन को गए हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी और तभी बारिश शुरू हो गई। Her sisters were uneasy for her, but her mother was delighted. जेन की जो सिस्टर्स थी वो थोड़ी सी परेशान थी कि बारिश जल्दी शुरू हो गई है, भीग जाएगी, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन उनकी जो मदर थी वो बहुत खुश थी। She was delighted because she knew that her stay by the rain would elongate.
जो स्टे होगा वो ज़्यादा ही होगा इस बारिश की वजह से जेन का मिस्टर बिंगली के पास। द रेन कंटिन्यूड द होल इवनिंग विदाउट इंटरमिशन। जेन सर्टेनली कुड नॉट कम बैक। जो रेन थी वो चलती रही इवनिंग तक बिना रुके, और जेन सर्टेनली बिल्कुल वापस नहीं आ सकती थी। दिस वॉज अ लकी आइडिया ऑफ माइन इंडीड, said Mrs. Bennet more than once, as if the credit of making it rain were all her own. कितना लकी आइडिया था ये मेरा, मिसेस बेनेट बार बार ये कह रही थी। उन्होंने एक से ज़्यादा बार ये बोला, जैसे कि उनका ही क्रेडिट था कि उन्होंने ही जैसे रेन करवाई हो। Till the next morning, however, she was not aware of all the felicity of her contrivance. लेकिन अगले मॉर्निंग तक उन्हें पता नहीं था कि उनकी जो मेहनत है, कंट्राइवेंस मीन्स टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना किसी चीज़ को करने के लिए, उसकी पूरी फेलिसिटी मतलब इंटेंस हैप्पीनेस, उसकी पूरी हैप्पीनेस अभी तक पता नहीं चली थी उन्हें। Breakfast was scarcely over when a servant from Netherfield brought the following note for Elizabeth. My dearest Lizzie, I find myself very unwell this morning, which I suppose is to be imputed to my getting wet through yesterday. My kind friends will not hear of my returning till I am better. They insist also on my seeing Mr. Jones, therefore do not be alarmed if you should hear of his having been to me, and excepting a sore throat and headache, there is not much the matter with me. Yours, etc. तो ब्रेकफास्ट के बाद एक सर्वेंट आता है नेदरफील्ड से और एक नोट लेके आता है एलिजाबेथ के लिए। जेन एलिजाबेथ को लिजी बुलाती थी, और उस नोट में लिखा होता है कि जेन लिखती है कि मैं अपने आप को अनवेल पाती हूँ इस मॉर्निंग, क्योंकि मैं भीग गई थी जब मैं पहुँची थी नेदरफील्ड, और मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो बहुत काइंड फ्रेंड्स हैं, वो मेरे को लौटने नहीं देंगे जब तक मैं बेटर नहीं हो जाती, जब तक। और मैं इसलिए ही मिस्टर जोन्स को भी दिखाऊंगी, मतलब मिस्टर जोन्स इज़ अ डॉक्टर, और इसलिए ज़्यादा अलार्म मत हो जाना, ज़्यादा परेशान मत होना कि मिस्टर जोन्स क्यों आए हैं देखने मुझे। मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस सोर थ्रोट है और थोड़ा सर में दर्द है, ज़्यादा कुछ मुझे नहीं हुआ है। Well, my dear, said Mr. Bennet, when Elizabeth had read the note aloud, if your daughter should have a dangerous fit of illness, if she should die, it would be a comfort to know that it was all in pursuit of Mr. Bingley and under your orders. Mr. Bennet बोलते हैं कि well, अगर अब तुम्हारी डॉटर को बहुत ज़्यादा जुकाम हो जाता है, इलनेस हो जाती है और वो मर जाती है, तो तुम याद रखना कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है, कि ये परस्यूट ऑफ मिस्टर बिंगली, जस्ट बिकॉज मिस्टर बिंगली से शादी तुम करवाना चाहती थी जेन की और उधर रुकवाना चाहती थी, इस चक्कर में तुम्हारी डॉटर की इलनेस हो गई है, तो देख लो तुम। Oh, I am not afraid of her dying. People do not die of little trifling colds. She will be taken good care of. As long as she stays there, it is all very well. I would go and see her if I could have the carriage. मिसेस बेनेट बोलती हैं कि मुझे डर नहीं है उसके मरने का, ऐसे इतने छोटे छोटे ज़ुकाम से कोई नहीं मरता है, वो अपना ख्याल रखेगी, और एज लॉन्ग एज शी स्टेज देयर, जब तक वो उधर रुकेगी सब कुछ ठीक है, और मैं खुद चली जाऊंगी अगर कैरियज अवेलेबल होगा तो। Elizabeth, feeling really anxious, was determined to go to her, though the carriage was not to be had, and as she was no horsewoman, walking was her only alternative. She declared her resolution. Elizabeth बहुत ज़्यादा anxious feel कर रही थी अपनी sister के लिए, और उसने एकदम ठान लिया कि मैं तो जाऊंगी, लेकिन कैरिज था नहीं, और वो हॉर्स वुमन थी नहीं, उसे राइडिंग आती नहीं थी, तो चल के जाना ही एक लौता ऑल्टरनेटिव था, एक लौता ऑप्शन था। तो उसने डिक्लेयर कर दिया अपना रेजोल्यूशन कि वो क्या करना चाह रही है, वो वॉक करके ही जाएगी। How can you be so silly, cried her mother, as to think of such a thing in all this dirt? You will not be fit to be seen when you get there. तो जो मिसेस बेनेट होती है, उनकी मदर होती है जो एलिजाबेथ की, वो कहती है कि पागल मत बनो, डोंट बी सिली, ऐसे इस डर्ट में तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम जब जाओगी तो तुम ऐसी हालत में नहीं होगी कि तुम्हें देखा जा सके। यू विल नॉट बी फिट टू बी सीन व्हेन यू गेट देयर। तो इससे पता चलता है कि उस टाइम में कितने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे या फिर कोड ऑफ कंडक्ट था जो एक्सपेक्ट किया जाता था एक विमेन से,
कि एक लेडी से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो एकदम सुंदर अच्छे कपड़ों में ही दिखे। तो इसलिए क्योंकि बारिश हो रही थी तो काफ़ी डर्ट है हर जगह, और वो चल के जाएगी तो उसके कपड़े ख़राब हो जाएंगे, तो वो अच्छी नहीं दिखेगी, बस इसीलिए उसकी मदर उसे जाने नहीं देना चाहती थी। आई शैल बी वेरी फिट टू सी जेन विच इज़ ऑल आई वॉन्ट। और एलिजाबेथ ने बोला कि मैं बिल्कुल फिट होंगी, इतनी फिट तो होंगी कि मैं जेन को देख लूँ, और यही मुझे चाहिए। इज दिस अ हिंट टू मी लिज़ी, सेड हर फादर, टू सेंड फॉर द हॉर्सेस। मिस्टर बेनेट बोलते हैं कि क्या तुम मुझे हिंट दे रही हो कि मैं हॉर्सेस को दे दूं? No, indeed, I do not wish to avoid the walk. The disturbance is nothing when one has a motive. Only 3 miles. I shall be back by dinner. तो एलिजाबेथ बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वॉक अवॉइड नहीं करना चाहती, ऐसा नहीं है कि मैं चल के नहीं जाना चाहती। डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, जितना भी दूर हो, अगर किसी के पास मोटिव होता है, अगर किसी के पास रीज़न होता है जाने का, तो 3 माइल्स कुछ भी नहीं होते, सिर्फ 3 माइल्स है, मैं डिनर तक वापस आ जाऊंगी। I admire the activity of your benevolence, observed Mary, but every impulse of feeling should be guided by reason, and in my opinion, exertion should always be in proportion to what is required. Mary होती है, जो one of the sisters है, वो कहती है कि मैं एडमायर करती हूँ तुम्हारी एक्टिविटी ऑफ बेनेवोलेंस, हॉस्पिटेबिलिटी, तुम्हारी अच्छाई को, तुम्हारी नीड टू सर्व योर सिस्टर या फिर उसकी हेल्प करना। आई एडमायर दैट एक्टिविटी ऑफ योर्स, लेकिन हर इम्पल्स ऑफ फीलिंग, हर एक शुड बी गाइडेड बाय रीज़न, कि अच्छा रीज़न होना चाहिए करने के लिए, और जो तुम बॉडी को एक्सर्ट कर रही हो, मेरे ओपिनियन में वो प्रोपोर्शन में होना चाहिए रिक्वायरमेंट के, कि क्या इतना एक्सर्शन ज़रूरी है उस रीज़न के लिए। सो यू मस्ट थिंक दैट वेदर कि क्या तुम्हारा एक्सर्शन, क्या तुम्हारा इतनी दूर जाना ज़रूरी है, क्या इतना ज़रूरी है, क्या जेन की तबीयत इतनी ख़राब है। तो ऐसा मैरी बोलती है, ऑब्जर्व करती है। इस बुक में मैरी को दिखाया गया है कि वो बहुत पढ़ती है, शी रीड्स अ लॉट, तो वो बहुत बार ऐसे ट्राई करती है कि वो कुछ ऐसा बोले इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे भी वैसा ही हुआ है। We will go as far as Meryton with you, said Catherine and Lydia. Elizabeth accepted their company and the 3 young ladies set off together. तो जो कैथरीन और लिडिया होती है वो बोलते हैं कि मेरिटन तक तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे एलिजाबेथ, हमें साथ ले चलो, और एलिजाबेथ उनकी कंपनी एक्सेप्ट करती है और तीनों चलते हैं टूवर्ड्स नेदरफील्ड, जिसके रास्ते में मेरिटन भी आता है। तो कैथरीन और लिडिया वहाँ रुक जाएंगी और नेदरफील्ड की तरफ एलिजाबेथ चली जाएगी। If we make haste, said Lydia as they walked along, perhaps we may see something of Captain Carter before he goes. तो जो लिडिया उसका तो बस एकमात्र मकसद है कि कैप्टन कार्टर से वो जो कि ऑफिसर हैं, आर्मी ऑफिसर, उनसे वो मिल जाए बिफोर वो लंदन चले जाएं। तो इसीलिए वो आई थी। तो वो बोलती है कि हमको जल्दी चलना चाहिए, कि क्या पता हमें कैप्टन कार्टर मिल जाए उनके जाने से पहले। In Meryton they parted, and the 2 youngest repaired to the lodgings of one of the officers' wives, and Elizabeth continued her walk alone, crossing field after field at a quick pace, jumping over stiles and springing over puddles with impatient activity, and finding herself at last within view of the house, with weary ankles, dirty stockings, and a face glowing with the warmth of exercise. तो मेरिटन पे तीनों जो सिस्टर्स हैं वो पार्ट होती हैं। जो 2 यंगेस्ट है, लिडिया और कैथरीन, वो एक ऑफिसर की वाइफ के घर पे रुक जाते हैं, और एलिजाबेथ कंटिन्यू करती है अपनी वॉक, और वो कभी पडल्स के ऊपर से कूदती है इम्पेशेंट एक्टिविटी मतलब थोड़ी सी रेस्टलेस होके जल्दी उसे जाना होता है। शी वॉन्ट्स टू रीच एज अर्ली एज पॉसिबल, और फिर जल्दी ही उसे हाउस दिखने लग जाता है नेदरफील्ड में, जहाँ पर अभी उसकी सिस्टर है, मिस्टर बिंगली है, मिसेस बिंगली है, मिस बिंगली है और मिस्टर हर्स्ट है। और वो काफ़ी थक जाती है, उसके एंकल्स और जो स्टॉकिंग्स होती हैं वो डर्टी हो जाती हैं, और फेस
एक्सरसाइज की वजह से, मतलब बहुत ज़्यादा चलने की वजह से, वार्मथ की वजह से लाल हो जाता है ऐसे चेहरा, तो वैसा ग्लो उसके फेस पे आ रहा था. She was shown into the breakfast parlor where all but Jane were assembled and where her appearance created a great deal of surprise. तो वो ब्रेकफास्ट पार्लर में गई, सबसे पहले उसे ले जाया गया जब वो घर पहुंच गई फाइनली मिस्टर बिंगली के, और उधर जेन के अलावा सब थे और उसकी अपीयरेंस को देखकर सबको काफ़ी सरप्राइज हुआ, सब काफ़ी चौंक गए क्योंकि उस टाइम पर फीमेल्स वर एक्सपेक्टेड टू वेयर अ सर्टन काइंड ऑफ थिंग, मतलब वो प्रेजेंटेबल होनी चाहिए थी वो, क्योंकि उसकी स्टॉकिंग्स वगैरह थोड़ी गंदी थी और वो क्योंकि उसका फेस ग्लो कर रहा था फ्रॉम एक्सरसाइज, फ्रॉम वॉकिंग अ लॉट, इसलिए थोड़ा सा सरप्राइज सबको हुआ कि ऐसे कैसे आ गई. उसकी मदर भी इसीलिए मना कर रही थी वॉक करके जाने के लिए एलिजाबेथ को, बिकॉज एट दैट टाइम ऐसा बहुत कुछ कोड ऑफ कंडक्ट कर मतलब फॉलो करना होता था फीमेल्स को. That she should have walked 3 miles so early in the day in such dirty weather and by herself was almost incredible to Mrs. Hurst and Miss Bingley, and Elizabeth was convinced that they held her in contempt for it. कि एलिजाबेथ 3 माइल इतनी दूर, इतनी जल्दी, इतनी अर्ली इन द डे, इतनी जल्दी दिन में, डर्टी वेदर में, जहाँ पे रोड्स वगैरह इतनी ख़राब हो रखी है, रेन हुई है, कीचड़ फैला होगा हर जगह, खुद से बाय हरसेल्फ विद नो कंपनी, किसी के साथ नहीं, अपने आप अकेले आई, बहुत इनक्रेडिबल था मिसेस हर्स्ट और मिस बिंगली के लिए, जो दोनों ही मिस्टर बिंगली की सिस्टर्स हैं. और एलिजाबेथ बिल्कुल कन्विंस थी कि इस चीज़ के लिए मिसेस हर्स्ट और मिस बिंगली बहुत अच्छे से नहीं देखते उसे. दे हेल्ड हर इन कंटेम्प्ट फॉर इट. वो मतलब बुरी नज़र से, दे डू नॉट लाइक इट, मतलब वो बुरा सोचते हैं इस बारे में. शी वॉज रिसीव्ड हाउ एवर वेरी पोलाइटली बाय देम, एंड इन देयर ब्रदर्स मैनर्स देयर वॉज समथिंग बेटर देन पोलाइटनेस, देयर वॉज गुड ह्यूमर एंड काइंडनेस. बट डिस्पाइट द शॉक, उनको शॉक तो हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत पोलाइटली रिसीव किया एलिजाबेथ को, और जो मिस्टर बिंगली थे उन्होंने पोलाइटनेस से भी बेटर काइंडनेस के साथ बहुत ज़्यादा रिसीव किया एलिजाबेथ को. मिस्टर डार्सी सेड वेरी लिटिल एंड मिस्टर हर्स्ट नथिंग एट ऑल. मिस्टर डार्सी उधर थे. मिस्टर डार्सी इज़ अ फ्रेंड ऑफ मिस्टर बिंगली, और वो भी उधर थे और उन्होंने बहुत कम कहा, उन्होंने ज़्यादा बात नहीं करी. And Mr. Hurst nothing at all. Mr. Hurst ने कुछ भी नहीं बोला. The former was divided between admiration of the brilliancy which exercise had given to her complexion and doubt as to the occasions justifying her coming so far alone. तो मिस्टर डार्सी दो चीज़ों के बीच में उनका हार्ट जो था वो डिवाइडेड था. मतलब वो बहुत एडमायर कर रहे थे कि कितनी सुंदर लग रही थी एलिजाबेथ, उनका कॉम्प्लेक्शन कितना अच्छा लग रहा था आफ्टर दी एक्सरसाइज, चलने के बाद इतना. लेकिन डाउट भी था कि क्या इतना ज़रूरी था, क्या ओकेजन्स जस्टिफाई करता है उनका इतना दूर आना अकेले, क्या इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, क्या जेन की तबीयत इतनी ख़राब थी. द लैटर वॉज थिंकिंग ओनली ऑफ हिज ब्रेकफास्ट. तो मिस्टर हर्स्ट तो लेकिन बस ब्रेकफास्ट के बारे में सोच रहे थे कि खाना कब मिल जाए बस मुझे. तो मिस्टर डार्सी इस बुक में हैज़ स्टार्टेड टू लाइक एलिजाबेथ. अभी तक इस चैप्टर तक इनिशियली तो उन्हें पसंद नहीं आई थी एलिजाबेथ, इग्नोर कर दिया था, पर मिस्टर डार्सी को बाद में एलिजाबेथ अच्छी लगने लगी थी, एंड दैट्स व्हाई ही इज एडमायरिंग हर अ लॉट. हर इंक्वायरीज आफ्टर हर सिस्टर वर नॉट वेरी फेवरेबली आंसर्ड. तो जो जेन की इंक्वायरी एलिजाबेथ कर रही थी कि उनकी तबीयत कैसी है, वो इतनी फेवरेबली आंसर नहीं हुई, इतनी अच्छे से उन्होंने बात बताया नहीं कुछ. मिस बेनेट हैड स्लेप्ट इल एंड दो अप वाज वेरी फीवरिश एंड नॉट वेल इनफ टू लीव हर रूम. तो जो जेन थी वो इल ही थी जब वो सोई थी, और अभी फ़िलहाल वो जगी हुई थी, लेकिन काफ़ी फीवर था उन्हें, और इसलिए इतनी अच्छी नहीं थी कि वो अपने रूम को छोड़ सके. एलिजाबेथ वॉज ग्लैड टू बी टेकन टू हर इमीडिएटली, एंड जेन, who had only been withheld by the fear of giving alarm or inconvenience from expressing in her note how much she longed for such a visit, was delighted at her entrance. तो एलिजाबेथ बहुत खुश थी कि उसे इमिडिएटली जेन के पास ले जाया गया, और जो जेन थी वो उसने बताया नहीं था कि उसे
बहुत डिज़ायर थी, वो बहुत चाहती थी कि ऐसी विज़िट उसे कोई करे, लेकिन अलार्म नहीं करना चाहती थी, कोई इनकन्वीनियंस नहीं देना चाहती थी अपने पेरेंट्स को भी ऐसा बोलकर। इसलिए उसने अपने आप को रोका था अपने नोट में ऐसी डिज़ायर को बताने का, और वो इसलिए बहुत ज़्यादा खुश थी एलिजाबेथ को देखकर। शी वॉज नॉट इक्वल हाउ एवर टू मच कॉन्वर्जेशन, एंड when Miss Bingley left them together, could attempt little besides expressions of gratitude for the extraordinary kindness she was treated with. तो लेकिन ज़्यादा बात नहीं कर पा रही थी मिस जेन ज़्यादा बात नहीं कर पा रही थी और कन्वर्सेशन ज़्यादा नहीं कर पा रही थी। इसलिए जब मिस बिंगली चली गई उधर से और अब जेन और एलिजाबेथ अकेले थे, तो ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाई और बस उसने थैंक यू बोला, ग्रैटिट्यूड शो किया कि कितने ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काइंडनेस से एलिजाबेथ उसे ट्रीट कर रही थी। एलिजाबेथ साइलेंटली अटेंडेड हर। एलिजाबेथ ने शांति से साइलेंटली उसे अटेंड किया, उसकी देखभाल करी। When breakfast was over, they were joined by the sisters, and Elizabeth began to like them herself when she saw how much affection and solicitude they showed for Jane. तो जब ब्रेकफास्ट ख़त्म हो गया तो जो सिस्टर्स थी मिस्टर बिंगली की, लुइजा हर्स्ट एंड कैरोलिन बिंगली, वो दोनों या मिसेस बिंगली, जो कैरोलिन है वो कैरोलिन मिस्टर हर्स्ट से उन्होंने शादी की हुई है, और एलिजाबेथ को वो पसंद आने लगी क्योंकि उसने देखा कि कितना ज़्यादा वो सिस्टर्स अफेक्शनेट हैं और कितने प्यार से और आराम से अच्छे से जेन से बात करती हैं। The apothecary came and having examined his patient, said, as might be supposed, that she had caught a violent cold and that they must endeavour to get the better of it, advised her to return to bed and promised her some draughts. The apothecary, apothecary is a person who sells medicines and makes medicines also. So he examined Jane and he told that देखा जेन को देखा उन्होंने और बताया कि काफ़ी वॉयलेंट कोल्ड हो गया है जेन को और उसको रेस्ट करना चाहिए, उसको सो जाना चाहिए, बेड रिटर्न टू बेड, एंड प्रॉमिस किया कि वो कोई दवाइयाँ लाएगा आके। The advice was followed readily, for the feverish symptoms increased and her head ached acutely. तो जो एडवाइस दी गई थी वो पूरी अच्छे से फॉलो की गई क्योंकि जो फीवर के सिम्टम्स थे वो इंक्रीज हो रहे थे और एलिजाबेथ का जो सर है वो बहुत ज़्यादा नॉट एलिजाबेथ, जेन का जो सर था वो काफ़ी ज़्यादा दुख रहा था। एलिजाबेथ डिड नॉट क्विट हर रूम फॉर अ मोमेंट, नॉर वर द अदर लेडीज ऑफन एब्सेंट, द जेंटलमैन बीइंग आउट, दे हैड इन फैक्ट नथिंग टू डू एल्सवेयर। एलिजाबेथ ने जेन की साइड नहीं छोड़ी, उसने जेन का रूम नहीं छोड़ा, उसकी देखभाल करती रही, और जो दूसरी लेडीज़ थी उनके पास भी और कुछ काम करने को नहीं था तो वो भी काफ़ी ज़्यादा एब्सेंट नहीं थी, काफ़ी बार जेन से मिलने आती थी क्योंकि जो जेंटलमैन थे, जो लोग थे, जो मेन थे घर के, वो बाहर थे। इससे ये भी पता चलता है कि हाउ मच सोशल एक्टिविटी एट दैट टाइम, कि कितनी ज़्यादा सोशल एक्टिविटी उस समय जब जेन ऑस्टन ने बुक लिखी थी, उस समय कितनी ज़्यादा सोशल एक्टिविटी फीमेल्स की मेल्स के अराउंड ही होती थी कि उन्हें ज़्यादा कुछ काम करने को नहीं था। अगर मेल्स घर पे नहीं है तो मेल्स घर पे होते तो उनको अटेंड करना या उनके अराउंड ही सोशल एक्टिविटी कंस्ट्रक्टेड थी, तो इसलिए वो जेन के पास थे। तो इस सेंटेंस में ऐसा लिखा हुआ है that Elizabeth did not quit her room for a moment, nor were the other ladies often absent, the gentlemen being out, they had in fact nothing to do elsewhere. क्योंकि जेंटलमैन घर पे नहीं थे तो कुछ और करने को नहीं था, इसलिए जो मिस्टर बिंगली की सिस्टर्स थी वो भी रूम में जेन के आ जाया करती थी उनसे मिलने और चेकअप करने कि वो ठीक है या नहीं, और हाउ इज शी फीलिंग, टू टॉक टू हर। When the clock struck 3, Elizabeth felt that she must go and very unwillingly said so. जब 3 बज गए रात के तो एलिजाबेथ को लगा कि अब उसे जाना चाहिए और उसका मन बिल्कुल नहीं था, पर फिर भी उसने बोला कि अब मुझे जाना है क्योंकि घर पे तो एलिजाबेथ बोल के आई थी कि वो डिनर से पहले आ जाएगी। मिस बिंगली ऑफर्ड हर द कैरियज एंड शी ओनली वांटेड अ लिटिल प्रेसिंग टू एक्सेप्ट इट व्हेन जेन टेस्टिफाइड सच कंसर्न इन पार्टिंग विद हर that Miss Bingley was obliged to convert the offer of the chase to an invitation to remain at Netherfield for the present.
तो मिस बिंगली ने ऑफ़र किया कि कैरेज से चले जाओ, थोड़ा सा ही प्रेसिंग की ज़रूरत थी, थोड़ा सा ही बस कन्विंस करने की ज़रूरत थी, और मान गई थी एलिज़ाबेथ। लेकिन जब जेन ने बोला कि उसे बिल्कुल मन नहीं कर रहा है एलिज़ाबेथ से बिछड़ने का, तो मिस बिंगली ने सोचा कि ऑफ़र को चेंज कर दिया जाए और इनवाइट कर लिया जाए एलिज़ाबेथ को उस दिन उधर ही रहने के लिए, नेदरफील्ड ही रहने के लिए। Elizabeth most thankfully consented, and a servant was dispatched to Longbourn to acquaint the family with his stay and bring back a supply of clothes. Elizabeth ने तुरंत ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और एक सर्वेंट को भेजा गया लॉन्गबॉर्न, जहाँ पे बेनेट फैमिली रहती है, ताकि टू एक्वेंट द फैमिली, ताकि एक्वेंट मतलब बता दिया जाए फैमिली को, आगाह कर दिया जाए कि अब जो एलिजाबेथ है वो नेदरफील्ड में ही स्टे करेगी, और वो सर्वेंट एलिजाबेथ के क्लोथ्स भी वापस आते वक्त ले आएगा। और एंड सॉरी, जो टाइम पीरियड था 3 o'clock, इट्स प्रोबेबली मॉर्निंग आवर्स ओनली, क्योंकि उस टाइम पे तो रात को ऐसे जाने नहीं देते होंगे। सो व्हेन द क्लॉक स्ट्रक 3, एलिजाबेथ फेल्ट दैट शी मस्ट गो एंड वेरी अनविलिंगली सेड सो। तो 3 बजे दोपहर के ही हुए होंगे, आफ्टरनून 3 PM इन दी आफ्टरनून। उस वक्त एलिजाबेथ ने कहा कि मुझे जाना है, और अनविलिंगली उसने ऐसा कहा।